फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। आपके और मेरे बीच में लड़ाई है तो इसका रेमेडी है। कोर्ट्स में आप जाकर केसेस को सॉल्व करने की कोशिश करते हो, उसका एक सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड करता है एडीआर। इसका ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है जिसमें जाकर आप अपने जो भी केसेस हैं उसको इफेक्टिव वे में सॉल्व कर सकते हो। हमें यहाँ पे 4 तरीके देखने को मिलते हैं: आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन, मेडिएशन एंड लोक अदालत। इन चारों का मतलब क्या है वो आज हम देखने वाले हैं और इनमें डिफरेंस क्या है वो भी देखने वाले हैं। एडीआर का जो प्रोविजन है वो हमारे कानून में कहाँ दिया गया है ये भी समझना ज़रूरी है, हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमारा जो सीपीसी का कोड है 1908 का, उसमें सेक्शन 89 ये कहता है कि अगर एक जज को ऐसा लगता है या कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो मामला उसके सामने है वो आउटसाइड द कोर्ट सेटल किया जा सकता है, तो जज उस मामले को आउटसाइड द कोर्ट सेटल करने के लिए भेज सकता है। इनमें से चारों में से किसी एक तरीके के द्वारा सॉल्व करने के लिए भेजा जा सकता है। सेक्शन 89 जो है ये एक एम्पावरिंग प्रोविजन है, यानी कि ये एक ऐसा प्रोविजन है जिसमें जज अपनी तरफ से भेज सकता है कोई भी मामला को एडीआर के साथ कुछ लॉज डील करते हैं। पहला है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, दूसरा है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। 4 साधन है एडीआर का, जिसमें कि पहला हम पढ़ने वाले हैं आर्बिट्रेशन। जब कोर्ट में जाते हैं तो जज साहब बैठे होते हैं, जज साहब के सामने 2 वकील बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक आर्बिट्रेटर होता है, जज की जगह पे आर्बिट्रेटर बैठता है और आर्बिट्रेटर के सामने आप दोनों पार्टीज बात कर सकते हो। ये कोर्ट केस की तरह होता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि जज की जगह आर्बिट्रेटर आ गया। आर्बिट्रेशन एक तरीके का डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का, जिसमें पार्टीज के द्वारा कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को अवॉइड किया जाता है और यहाँ पर कोर्ट की जगह थर्ड पार्टी को अपॉइंट किया जाता है जिनके द्वारा डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाता है। यहाँ पर जिस थर्ड पर्सन को अपॉइंट किया जाता है ऐसे व्यक्ति को आर्बिट्रेटर कहा जाता है। सिविल केसेस के अलावा फैमिली डिस्प्यूट, पर्सनल इंजरीज, एम्प्लॉयमेंट डिस्प्यूट्स, कंज्यूमर डिस्प्यूट्स, कमर्शियल डिस्प्यूट्स एंड प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स से रिलेटेड भी आर्बिट्रेशन होता है। सेक्शन 89 प्रोवाइड करता है कि आप कोर्ट के बाहर जाकर डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन से करना है देन यू विल गो विद आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। अगर लोक अदालत से जाना चाहते हो तो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 से जाना होगा। और मेडिएशन से अगर आपको करना है सॉल्व तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ होता है दोनों पार्टी के बीच में, यहाँ पे टाइम दे दिया जाता है कि आप सेटल कर लो। दूसरा है हमारा कंसिलिएशन। कंसिलिएशन का मतलब होता है काउंसलिंग। आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रेट करता है आर्बिट्रेटर, कंसिलिएशन में कंसिलिएट करता है कंसिलिएटर। ये बैठा है बंदा, ये दोनों को समझा रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे मैटर को सॉल्व करना है, ये काउंसलिंग कर रहा है। जब तक पार्टीज कंसिलिएटर की बात से एग्री नहीं करेगी वो साइन नहीं करेगी। जो आर्बिट्रेशन में की जा सकती है वो सब कंसिलिएशन में भी की जा सकती हैं, जैसे कि कमर्शियल, फाइनेंशियल, फैमिली, इंश्योरेंस, लेबर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, सारी की सारी कंसिलिएशन की जा सकती हैं। नेक्स्ट है हमारा मेडिएशन। इसको कंसिलिएशन से कंपेयर करिए। कंसिलिएशन में क्या हो रहा था, एक कॉन्सिलेटर बैठता है, ए और बी को सुनता है और दोनों को राय देता है कि तू ऐसा कर ले, तू ऐसा कर ले। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। मीडिएटर क्या है, मीडिएटर एक रेफरी का रोल प्ले करता है। रेफरी क्या होता है, रेफरी सिर्फ ध्यान रखता है कि दोनों प्लेयर आपस में ढंग से compete कर रहे हैं या नहीं। यहाँ पे भी मीडिएटर ऐसा ही प्ले करेगा, दोनों को बात करने का मौका प्रोवाइड कराएगा। आप दोनों को कहेगा कि अपनी अपनी स्टोरी सुनाओ और बात करो, एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो। स्वेड करेगा, बातें करने के लिए माहौल पैदा करेगा जहाँ आप दोनों खुलकर अपनी बात को कर सकते हो। बाद में वो आपसे कहेगा कि यहाँ पे दोनों की बात समझकर मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों में कड़वाहट इसीलिए। अगर आपने हाँ करा तो वो आपको वहाँ पर इसका सॉल्यूशन खुद निकालने के लिए बोलेगा। मतलब कि मेडिएटर और कॉन्सिलेटर में फ़र्क ये है कि कॉन्सिलेटर आपको एक्टिवली सलाह दे रहा था कि भाई ये कर लो वो कर लो, पर यहाँ पे नहीं। मेडिएटर क्या करेगा, आप दोनों से सिर्फ सवाल पूछ रहा है, आपके साथ ऐसा सवाल पूछेगा कि आपको आपकी गलती का एहसास हो जाएगा, आप दोनों एक सोल्यूशन पर आ जाते हो। और मेडिएटर का काम वही होता है। थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ लेते हैं। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था 1955 में, लेकिन इसे पास किया गया था एज एन एक्ट इन 1966। पहले आर्बिट्रेशन 3 इनैक्टमेंट्स में डिवाइडेड था: आर्बिट्रेशन, प्रोटेक्शन एंड कन्वेंशन, द आर्बिट्रेशन एक्ट, फॉरेन अवार्ड एक्ट। तो इन तीनों में जब देखा गया कि कुछ ना कुछ कमी है तो एक नया एक्ट फॉर्म हुआ जिसका नाम था आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1966 और इसके टोटल 86 सेक्शंस हैं, 3 शेड्यूल्स में डिवाइडेड है।
बैकग्राउंड देख लेते हैं थोड़ा। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ अडॉप्ट किया मॉडल ऑफ लॉ ऑन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, क्योंकि इंटरनेशनली लोगों को दिक्कत हो रहा था पर्टिकुलर कंट्रीज़ के भाषा को समझने में। इसलिए कहा गया कि एक ऐसा फोरम होना चाहिए जो पूरे के पूरे वर्ल्ड के लिए जितने कंट्रीज़ हैं उन सबको वो चीज़ में मतलब एक ही लॉ होना चाहिए सबका। इसीलिए जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन ने एडवाइस किया सभी को अडॉप्ट करने का UNCITRAL, मतलब यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ कमीशन इंडिया का वो भी कुछ चेंजेस लाने को कह रहा था ताकि हमारा जो लॉ है वो कोडिफाइड हो सके, सारे के सारे उस चीज़ को समझ सकें। इसी वजह से नया एक्ट फॉर्म हुआ था जिसका नाम है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1966। ये अब सेक्शन 2 डिफाइन करते हैं, जो बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में। इन दिस पार्ट, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, आर्बिट्रेशन मीन्स एनी आर्बिट्रेशन वेदर और नॉट एडमिनिस्टर्ड बाय परमानेंट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन। जो कि अभी मैंने आपको बताया आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है। आर्बिट्रेशन के अंदर जब दो पर्सन में डिस्प्यूट होता है, वो किसी थर्ड पर्सन के पास जाकर कहता है कि हमारे बीच में जो लड़ाई हुई है इसको आप सॉल्व कराओ। मतलब कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स चलती है या जो भी रूल्स वो फॉलो करता है। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट राइटिंग फॉर्म में होता है जिसमें दोनों पार्टीज़ का सिग्नेचर होता है कि अगर फ्यूचर में हमारे बीच में कुछ डिस्प्यूट्स होता है तो हम कोर्ट ना जाके आर्बिट्रेशन में जाएंगे, तो दैट इज़ कॉल्ड एज आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। वो एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर होता है। आर्बिट्रल अवार्ड इंक्लूड्स एन इंटरिम अवार्ड। आर्बिट्रल अवार्ड में एक प्रोसीडिंग्स के बीच में एक इंटरिम अवार्ड्स भी हो सकता है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल मीन्स सोल आर्बिट्रेटर, तो ये आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल्स है, इसमें आर्बिट्रेटर्स होते हैं। सेक्शन 3 जो बात करता है रिसिप्ट ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टीज, दो सब क्लॉजेज हैं। एनी रिटन कम्युनिकेशन इज डीम्ड टू हैव बीन रिसीव्ड इफ इट इज डिलीवर्ड टू द एड्रेसी पर्सनली और at his place of business, habitual residence और mailing address and dispute किसी भी पार्टीज में अराइज होता है। एक पार्टी आर्बिट्रेटर के पास जाता है, आर्बिट्रेटर अपॉइंट कराना चाहता है, दूसरी पार्टी को रिटन कम्युनिकेशन भेजेगी, मतलब उसको बुलाने के लिए कि हम आर्बिट्रेटर के पास जा रहे हैं, हमारे बीच में डिस्प्यूट हुई है तो हम रिजॉल्व कराना चाहते हैं, तो वो रिटन कम्युनिकेशन भेजेगी। तो उसी के बारे में सेक्शन 3 में बात हो रही है। कोई भी रिटन कम्युनिकेशन उसको बुलाने के लिए या किसी और के लिए भी रिटन कम्युनिकेशन भेजा गया ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, जब प्रोसीडिंग्स चल रही है तो मान लिया जाएगा कि वो जो रिटन कम्युनिकेशन है वो रिसीव हो गया है दूसरे पार्टी के द्वारा। इफ़ नन ऑफ द प्लेसेस रिफर्ड इन द क्लॉज ए कैन बी फाउंड आफ्टर मेकिंग इन अ रीजनेबल इंक्वायरी, अ रिटन कम्युनिकेशन इज डीम्ड टू हैव बीन रिसीव्ड इफ इट इज सेंट टू द एड्रेसीज लास्ट नोन प्लेस ऑफ बिजनेस, habitual residence or mailing address by registered letter or by other means which provides a record of the attempt to deliver it। रीजनेबल इंक्वायरी करने के बाद भी ये जगहें ढूंढी नहीं जा पा रही हैं, उसकी हैबिचुअल प्लेस या प्लेस ऑफ बिजनेस या फिर मेलिंग एड्रेस ये नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा, तो मान लिया जाएगा कि रिटन कम्युनिकेशन उस पर्सन के द्वारा रिसीव कर ली गई है। द कम्युनिकेशन इज डीम्ड टू हैव बीन रिसीव्ड ऑन द डे इट इज सो डिलीवर्ड, जिस दिन वो डिलीवर हुई है जो भी हमारे पास रिकॉर्ड है, तो मान लिया जाएगा कि रिटन कम्युनिकेशन पहुंच चुकी है। This section does not apply to a written communication in respect of proceedings in any judicial authority। Section 3 आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एप्लीकेबल नहीं होगा, वहाँ पे हम CPC के हिसाब से या CRPC के हिसाब से चलेंगे। सेक्शन 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के बारे में बात हो रही है। इन दिस पार्ट, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मीन्स एन एग्रीमेंट बाय द पार्टीज टू सबमिट टू आर्बिट्रेशन। ऐसा एग्रीमेंट है जहाँ पे पार्टीज जो है वो एग्री कर रही है कि हमारे बीच में अगर कोई फाइट होती है, डिस्प्यूट होती है, तो हम आर्बिट्रेटर के पास सबमिट करेंगे। An arbitration agreement may be in the form of an arbitration clause in a contract or in the form of separate agreement। पूरा का पूरा एक एग्रीमेंट भी कर सकते हैं कि भाई उसके अंदर सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि कैसे आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स चलेंगी, या फिर जिस भी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि अगर इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हमारे बीच में अगर डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए हम किसी आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे, तो उसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक क्लॉज डाल सकते हैं कि अगर हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो हम आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे। तो दोनों तरीके से आर्बिट्रेशन के लिए एग्रीमेंट हो सकता है। आर्बिट्रेशन की एग्रीमेंट राइटिंग में होनी चाहिए, राइटिंग में नहीं है तो कोई प्रूफ नहीं होगा हमारे पास। ये कब माना जाएगा कि वो राइटिंग के अंदर है, जब वो किसी डॉक्यूमेंट में है और साइंड है दोनों पार्टीज़ के द्वारा, उनके बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए।
कुछ भी कम्युनिकेशन होना चाहिए, टेली कम्युनिकेशन से हो सकता है, टेलेक्स से हो सकता है, टेलीग्राम से हो सकता है, ताकि उस एग्रीमेंट को रिकॉर्ड भी किया जा सके। एन एक्सचेंज ऑफ स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस इन विच द एग्जिस्टेंस ऑफ द एग्रीमेंट इज एलिज्ड बाय वन पार्टी एंड नॉट डिनाइड बाय द अदर पार्टी। उनके बीच में ये एक्सचेंज भी हुआ होना चाहिए जिसके अंदर ये बोला हो और तो दूसरे ने उसको डिफेंस ना किया हो, उसके बातों को माना हो कि हाँ भाई हम आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे, तो वो होना चाहिए। अब लास्ट क्लॉज 5 वो राइटिंग में होनी चाहिए, जिससे कंफर्म हो कि हाँ हमारे बीच में कोई भी डिस्प्यूट राइज होगा तो हम आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लेंगे, उसको हम आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मान लेंगे। सेक्शन 8 पावर टू रेफर पार्टीज टू आर्बिट्रेशन व्हेन देयर इज एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। जुडिशियल अथॉरिटी के सामने आप चले गए, लेकिन एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ था कि अगर डिस्प्यूट होता है तो आपको आर्बिट्रेटर के पास जाना चाहिए था। अब ये कैसे पता चलेगा कि जो पार्टीज़ थी, जो अग्रीव्ड पार्टीज़ थी, कि हमारे बीच में तो एग्रीमेंट था पर ये दूसरा पर्सन कोर्ट में क्यों चला गया? तो अग्रीव्ड पार्टी बताना चाह रही है कोर्ट को कि हमारे बीच में तो एग्रीमेंट था, तो उस पार्टी की ड्यूटी बनती है कि वो कोर्ट में एप्लीकेशन लगाए और उसमें बताए कि हमारे बीच में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है। कोर्ट के सामने कैसे प्रूव करेगा? तो उस एग्रीमेंट की सर्टिफाइड या ओरिजिनल कॉपी लगाए कोर्ट के सामने, उन पार्टीज के बीच में हुई थी आर्बिट्रेशन के लिए, अभी कोर्ट मानेगा। पूरी हो जाएगा यहाँ पे कि ओरिजिनल सर्टिफाइड आर्बिट्रेशन कॉपी होना चाहिए। मान लीजिए वो एग्रीमेंट है ही नहीं पार्टी के पास, वो दूसरे पार्टी के पास है, तो वो पार्टी कोर्ट से बोलेगी कि मेरे पास उसकी ओरिजिनल कॉपी तो नहीं है सर, तो अगले पार्टी के पास है, तो जो भी कॉपीज़ है मैं आपको लगा के दे रही हूँ, अगले पार्टी को आप बोलिए ओरिजिनल देने के लिए और आर्बिट्रेशन में ये डालने के लिए। कोर्ट ने उसको आर्बिट्रेशन के लिए भेज दिया है, तो अब यहाँ पे कोर्ट उसकी नहीं सुनेगा। सेक्शन 10 नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स। द पार्टीज आर फ्री टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स। अब हमें नहीं समझ में आ रहा है कि कितने आर्बिट्रेटर्स चाहिए, तो इसका फैसला हमारे लिए कौन लेगा? तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल लेगा। कितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स होने चाहिए? तो नंबर इवन में नहीं होना चाहिए। जितने भी नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स रख सकते हो, 3, 7, 11, इवन में नंबर नहीं होना चाहिए। अगर इवन में हुआ डिसाइड नहीं हो पाएगा कि क्या डिसीजन आ रहा है। अगर आप इस तरीके से नहीं कर पा रहे हो तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल मानेगी कि आप इसके अंदर सोल आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया। सेक्शन 11 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर। पहला सब क्लॉज कहता है कि आर्बिट्रेटर किसी भी नेशनैलिटी का हो सकता है, किसी भी कंट्री का हो सकता है। सबसेक्शन 2 कहता है दोनों पार्टीज जिनके बीच में डिस्प्यूट अराइज हुआ या होने वाला है अपना प्रोसीजर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में बता सकते हैं। सबसेक्शन 3 कह रहा है कि अगर हम सबसेक्शन 2 को फॉलो नहीं कर पा रहे, हम उस पर्टिकुलर प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर पा रहे, हमने 3 आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने थे, तो 3 कैसे अपॉइंट होते हैं? जो फर्स्ट पार्टी होती है वो सेकंड पार्टी को नोटिस भेजती है कि मैंने अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लिया है, आप भी अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लो। 30 डेज जब वो सेकंड पार्टी को रिटर्न कम्युनिकेशन रिसीव होती है, अपना आर्बिट्रेटर उसे अपॉइंट करना होता है। फिर जो दोनों पार्टीज ने जो अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया है, ये थर्ड आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते हैं, जिसे हम कहते हैं डिसाइडिंग आर्बिट्रेटर बोलते हैं। सबसेक्शन 4 बता रहा है कि मान लीजिए ये फर्स्ट पार्टी ने सेकंड पार्टी को नोटिस भेज दिया, रिटन कम्युनिकेशन भेज दिया, लेकिन सेकंड पार्टी वो अगर 30 डेज के अंदर आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं करता, या फर्स्ट पार्टी ने आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लिया, सेकंड ने भी कर लिया, लेकिन जब दोनों ने आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया वो मिलकर तीसरा आर्बिट्रेटर विद इन 30 डेज में अपॉइंट नहीं कर पा रहे हैं, तो इस केस के अंदर क्या होगा? ये हमें सबसेक्शन 4 के अंदर बताया गया है कि जो पार्टीज़ एप्लीकेशन लगाएगी सुप्रीम कोर्ट के सामने या हाई कोर्ट के सामने, या फिर इन दोनों कोर्ट ने अगर कोई इंस्टीट्यूशन डेजिग्नेट किया है तो उसके सामने, जो उसके इस काम के अंदर हेल्प करेगा और अपना डिसीजन देगा। फिर सबसेक्शन 5 में बताया गया है कि सोल आर्बिट्रेटर के बारे में बात हो रही है। जब दोनों पार्टी ने मिलकर सोल आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करना था, वो उसको करने में फेल हो जाते हैं, सेम तरीके से यहाँ पे भी एप्लीकेशन लगाई जाएगी, रिक्वेस्ट की जाएगी सुप्रीम कोर्ट के सामने या हाई कोर्ट के सामने, या जो भी कोर्ट या इंस्टीट्यूशन अपॉइंट किया है इस काम के लिए, उसके लिए वो इस काम में उनको मदद करेंगे, आर्बिट्रेशन अपॉइंट करके वो देंगे।
सब सेक्शन 6 अपॉइंटमेंट के लिए जो प्रोसीजर उनको फॉलो करना था वो फॉलो नहीं कर पा रहे, दोनों में से एक पार्टी फॉलो नहीं कर पा रहा है, या फिर पार्टीज थी जो आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट किया गया था, जिस एग्रीमेंट पर पहुंचना था, एक्सपेक्टेड था, उस पर वो नहीं पहुंच पाते। सेक्शन 9 कहता है दोनों पार्टीज थी वो अलग अलग नेशनैलिटीज की थी, उसके अंदर आर्बिट्रेटर अपॉइंट होगा, वो ऐसे नेशन का अपॉइंट होगा जिस नेशन से वो दोनों पार्टीज बिलोंग ना कर रही हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो इम्पार्शलिटी हो जाएगी, किसी सेम कंट्री का होगा तो उसी को सपोर्ट करेगा। सेक्शन 11 में कि अगर हाई कोर्ट के सामने दोनों पार्टीज, एक पार्टी चली गई हाई कोर्ट के सामने, दूसरे हाई कोर्ट के सामने, तो वहाँ पे जो डिसीजन होगा, जो पार्टी सबसे पहले हाई कोर्ट में गई है, कोई भी हाई कोर्ट में पहले गई है, उसके पास पावर रहेगा। सेक्शन 12 बात करता है अगर कोई भी ऐसा मैटर जो सब सेक्शन 4, 5, 6, 7 और 10 के अंदर दिया गया है, अगर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है तो जहाँ पे हाई कोर्ट यूज़ किया है या सुप्रीम कोर्ट यूज़ किया है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ही हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल जो भी मैटर होता है वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। किसी भी पर्सन को, किसी इंस्टीट्यूशन को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपॉइंट किया है ये काम करने के लिए जो कि सब सेक्शन 4, 5, 6 के अंदर बताया गया है, उसका मतलब ये नहीं है कि इन कोर्ट्स ने अपनी जुडिशियल पावर डेजिग्नेट कर दी है इस इंस्टीट्यूशन। सब सेक्शन 4, 5, 6 के अंदर अपील करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसके अंदर आप अपील नहीं कर सकते क्योंकि वो डिसीजन फाइनल होगा। सब क्लॉज 13 जिस दिन भी नोटिस दूसरी पार्टी को रिसीव हुआ है उसके विदिन 60 डेज सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जो भी डेजिग्नेट किया गया है काम करने के लिए, उसको पूरी कोशिश करनी है कि विदिन 30 डेज आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर दे। सब क्लॉज 14 यहाँ पे 4th शेड्यूल क्या बोल रहा है कि कितने तक का मैटर होगा, उस केस के अंदर आर्बिट्रेटर की फीस कितनी होगी, उसको ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट रूल्स बना सकता है कि कितनी फीस आर्बिट्रेटर को पे करनी है। सेक्शन 12 किन ग्राउंड्स के ऊपर आप आर्बिट्रेशन को चैलेंज कर सकते हैं। ग्राउंड्स फॉर चैलेंज। पहला सब क्लॉज कहता है जब कोई भी व्यक्ति जिसको आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जा रहा है, जिन सर्कमस्टेंसेस के अंदर उसको अपॉइंट किया जा रहा है, वो उसको पूरी की पूरी राइटिंग में लिख कर देनी होगी। सेक्शन 1 का क्लॉज बताता है क्या उसका कोई प्रेजेंट या पास्ट रिलेशनशिप था किसी भी पार्टीज के साथ जो कि अपने डिस्प्यूट रिजॉल्व कराने के लिए आई है आर्बिट्रेटर के पास, चाहे बिजनेस रिलेशन हो या प्रोफेशनल रिलेशन हो, कोई भी हो, फाइनेंशियल रिलेशन हो, किसी भी तरीके का रिलेशन था या नहीं था, कहीं वो इम्पार्शलिटी करेगा या फिर इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा, तो ये एक ग्राउंड बन जाता है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को चैलेंज करने का। दूसरा सब क्लॉज बता रहा है बी, उसको ये बताना होगा कि किसी भी तरीके से उसकी एबिलिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, क्या उस आर्बिट्रेशन को 12 महीने में कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। पहला एक्सप्लेनेशन कहता है शेड्यूल 5 में दिया गया है क्या क्या ग्राउंड्स बनता है, अगर ग्राउंड्स बन रहा है या नहीं बन रहा है वो वहाँ पे देखना पड़ेगा। ग्राउंड्स बन रहा है तो हम चैलेंज कर सकते हैं। अब एक्सप्लेनेशन 2 देखते हैं कि उसको अगर डिस्क्लोजर करना है तो उस शेड्यूल के अंदर जो फॉर्म दिया गया है उसके फॉर्मेट को फॉलो करके वो डिस्क्लोजर देना होगा उसको। सेकंड क्लॉज कहता है आर्बिट्रेटर को इन्फॉर्मेशन पार्टीज को दे देनी चाहिए सबसेक्शन 1 के अंदर जो दी गई है। क्लॉज 3 आर्बिट्रेटर को चैलेंज तभी कर सकते हैं जब आर्बिट्रेशन की इम्पार्शलिटी के ऊपर या उसकी इंडिपेंडेंस के ऊपर अराइज हो जाता है। दूसरा सब क्लॉज बी कहता है या फिर उसके पास वो क्वालिफिकेशन ही नहीं है जिसके ऊपर पार्टीज एग्री हुई थी आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने के लिए। सेक्शन 13 चैलेंज प्रोसीजर। अब उसके प्रोसीजर को कैसे चैलेंज करेंगे। पहला सबसेक्शन कहता है पार्टीज फ्री होती हैं चैलेंज करने के लिए जिस प्रोसीजर से उस आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया गया है। सेक्शन 2 क्या बोलता है, उसको 15 दिन के अंदर पता चलता है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट हो गई है और ग्राउंड्स है चैलेंज करने का सेक्शन 12 के सबसेक्शन 3 के हिसाब से और भी किसी के हिसाब से, तो वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को रिटन कम्युनिकेशन भेज सकता है। सबसेक्शन 3 या तो जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल वो खुद को हटा देगा वहाँ से, और या तो ये देखा जाएगा कि जो पार्टीज ने चैलेंज किया है वो सही है या नहीं है। सब क्लॉज 4 अगर वो सक्सेसफुल नहीं होता है जो चैलेंज किया गया है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल आगे बढ़ती है और फिर अपना डिसीजन दे देती है। सब क्लॉज 5 अगर एक पार्टी ने ऑब्जेक्शन लगाया उसके बावजूद भी सबसेक्शन 4 के हिसाब से सेक्शन 13 में उसने कहा कि नहीं जी हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, हमें अपना आर्बिट्रल अवार्ड चाहिए, पार्टी एप्लीकेशन लगाई थी दैट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बनी उसमें प्रोसीजर से नहीं बनी है, वो सेक्शन 34 के हिसाब से आर्बिट्रल अवार्ड इशू हुआ है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के द्वारा उसको सेट असाइड करने के लिए एप्लीकेशन लगा सकती है।
सब क्लॉज 6 जो एप्लीकेशन ने लगाई है, अब कोर्ट डिसाइड करेगा। सेक्शन 34 के अंदर बोला गया है कि जो डिसीजन दिया है वो सही नहीं है, क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन सही नहीं है, तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि उसको फीस मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। ये हमारा 13 का सब क्लॉज 6 कहता है। 14 फेलियर और इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द एक्ट। पहला सब क्लॉज कहता है आर्बिट्रेटर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा कब, वो डी जोरे या डी फैक्टो काम करने के लिए केपेबल नहीं रहता, या अनड्यू डीले के कारण, मतलब वो जो काम कर रहा है उसमें डीले आ रहा है, उस कारण से वो हट जाता है। दूसरी बात, अपने ऑफिस में खुद से हट जाएगा कि मुझे नहीं रहना, या फिर जो पार्टीज होती हैं वो उसे हटा देते हैं कि हमें इस आर्बिट्रेटर को नहीं रखना। सब क्लॉज 2 पार्टीज सबसेक्शन 1 में जो भी हमने पढ़ा है, अगर उस पर कोई दिक्कत आती है तो पार्टीज कोर्ट के अंदर अप्लाई कर सकती है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इसको ख़त्म कर दिया जाए। कोर्ट डिसाइड करेगा कि उसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सब क्लॉज 3 ये नहीं होगा कि वो अपने मर्जी से जा रहा है या उसे टर्मिनेट कर रही है पार्टी। सेक्शन 12 के सबसेक्शन 3 की बात पूरी हो रही है, ऐसा बात नहीं है। सेक्शन 18 इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ पार्टीज। जो भी पार्टीज हैं आर्बिट्रेशन के अंदर, जिनके बीच में डिस्प्यूट्स है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, उनके बीच में जो ट्रीटमेंट होगी दोनों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट होगी। सेक्शन 19 डिटर्मिनेशन ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर। सबसे पहले ये बात बता दिया गया है कि उन्हें सीपीसी या फिर इंडियन एविडेंस एक्ट को फॉलो करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, उनकी रूल्स को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो फ्री हैं, पार्टीज़ फ्री हैं कि किस तरीके से उनको रूल्स फॉलो करना है आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स के अंदर। अगर पार्टीज़ नहीं बता पाती हैं कि किस रूल से उनको प्रोसीडिंग्स करना है, तो उस केस के अंदर जो ट्रिब्यूनल्स होंगी वो डिटरमाइन करेंगे कि क्या रूल्स फॉलो होंगी आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स को बढ़ाने के लिए। उसके अंदर सारी पावर्स आ जाती हैं। अगर पार्टीज़ नहीं बता पाती कि क्या रूल्स फॉलो करेंगी, तो ये पावर्स आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल्स के हाथ में आ जाती हैं और वो सब चीज़ों को बता सकते हैं कि कौन से एविडेंस एक्ट एडमिसिबल होंगे, रेलिवेंसी होंगी, मटेरियलिटी होगी, वेट होगी। सेक्शन 20 बताता है प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन, कौन सा प्लेस होगा जहाँ पे प्रोसीडिंग्स चलेगी। पार्टीज डिसाइड करेगी कि हमारे बीच में अगर कोई लड़ाई होती है और केस अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास जाता है, तो उसके अंदर जो प्रोसीडिंग्स चलेंगी उसके लिए प्लेस कौन सा होगा। अगर जो पार्टीज है वो नहीं बता पाती हैं कि किस जगह पे आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, तो उस केस में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगी किस प्लेस पे आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स होगी। अगर आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स को कोई भी जगह अप्रोप्रिएट लगता है तो वहाँ पे वो विटनेस को बुलाकर सुन सकती है, एक्सपर्ट्स को बुला सकती है इंस्पेक्ट करने के लिए। सेक्शन 21 कमेंसमेंट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स, किस समय आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स शुरू होगी। सेक्शन 22 लैंग्वेज की बात करता है। पार्टीज डिसाइड करेगी कि हम इस लैंग्वेज के अंदर करेंगे या कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज को बोले सकते हैं कि हम इस लैंग्वेज के अंदर आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स करना चाहते हैं। अगर पार्टीज फेल हो जाती हैं तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा। सारी चीज़ें जो भी होंगी, कोई भी पार्टीज को सुना जाएगा, कम्युनिकेशन होंगी, वो उसी लैंग्वेज में दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई ऐसे एविडेंस लाए जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स लाए जाते हैं जो किसी दूसरे लैंग्वेज के अंदर होता है, आर्बिट्रेटर बोलेगा कि आप जो डॉक्यूमेंट लगा रहे हो, एविडेंस लगा रहे हो, उसके साथ उसकी ट्रांसलेशन भी लगाइए उस लैंग्वेज के अंदर जिस लैंग्वेज के अंदर यहाँ पे प्रोसीडिंग्स जो है चल रही है। सेक्शन 24 हियरिंग एंड रिटन प्रोसीडिंग्स, किस तरीके से आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स के अंदर हियरिंग या रिटन प्रोसीडिंग्स ली जाएगी। पहला सब क्लॉज बोलता है उनके ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिसाइड करेंगे किस तरीके से करना चाहते हैं, ओरल हियरिंग या फिर पूरी प्रोसीडिंग्स को डॉक्यूमेंट के बेसिस पे करना चाहते हैं, रिटन डॉक्यूमेंट्स। आइजो कहता है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हियरिंग्स करना चाहती है, ओरल हियरिंग्स करना चाहती है, तो कुछ स्टेज पर आने के बाद उनको वो करना होगा। इंस्टेंटली वो नहीं कर सकते, पहले तो रिटन स्टेटमेंट से ही शुरू होगा। अगर पार्टीज़ बोलेगी कि ओरल हियरिंग की ज़रूरत नहीं है तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल नहीं करेगा। पर्टिकुलर स्टेज के ऊपर आने के बाद ओरल हियरिंग्स हो सकती है, अगर हो चाहे तो। ऐसा होगा अगर तो डे टू डे बेसिस पे हियरिंग होना शुरू हो जाएगा और वो एडजॉर्नमेंट से निकल कर अगली डेट ऐसा नहीं करेगा, जैसे कि कोई मेन सफिशिएंट रीज़न ना हो। सब क्लॉज 2 बात करता है जो पार्टीज़ हैं, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल किसी भी गुड्स या प्रॉपर्टीज़ की इंस्पेक्शन कर रहा है तो एडवांस नोटिस देगी पार्टीज़ को। सब क्लॉज 3 जैसे सीपीसी में होती है कि कोई भी चीज़ आप कोर्ट को सप्लाई करते हो, कोर्ट को देते हो, तो आपको उसकी पहली जो सप्लाई है वो दूसरी पार्टी को करनी होगी। तो कोई भी पार्टी अगर कोई भी चीज़ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को देती है कम्युनिकेशन की, तो उसकी कम्युनिकेशन दूसरी पार्टी को भी देनी पड़ेगी। सेक्शन 25 डिफ़ॉल्ट ऑफ अ पार्टी,
अगर कोई पार्टी डिफ़ॉल्ट हो जाती है, स्टेटमेंट नहीं दे पाती, डिफेंस नहीं कर पाती, तो उस केस के अंदर क्या होगा? सफिशिएंट कॉज है तो ठीक है, और अगर सफिशिएंट कॉज नहीं है, क्लेमेंट अपनी बात नहीं रख पा रहा, तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है वो प्रोसीडिंग्स को टर्मिनेट कर देगी। अगर रिस्पोंडेंट अपनी स्टेटमेंट नहीं फाइल कर पा रहा है, तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल मान लेगी कि इसने अपना राइट को फॉरफीट कर लिया, जो भी इसके ऊपर एलिगेशंस है वो ये एक्सेप्ट कर रहा है। अगर कोई पार्टी हियरिंग के ऊपर नहीं आ रही है, उसको बोला जा रहा है डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, वो नहीं कर रहा है, तो जो भी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अपनी प्रोसीडिंग्स आगे चलाता रहेगा और लास्ट में आर्बिट्रल अवार्ड दे देगा। सेक्शन 26 एक्सपर्ट अपॉइंटेड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। कोई ऐसी चीज़ है जो आर्बिट्रेटर्स को नहीं पता होती, तो उस केस में उनको एक्सपर्ट्स अपॉइंट करना होता है। तो क्या होता है ये सेक्शन 26 बताता है। सेक्शन 28 हमें ये बताता है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल होगी वो किन रूल्स को फॉलो करेगी, कौन सी कंट्री की लॉज उस आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के ऊपर एप्लीकेबल होगी। प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन कहाँ की है, वो इंडिया में है। इंडिया से बाहर है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। In an arbitration other than an international commercial arbitration, the arbitral tribunal shall decide the dispute submitted to the arbitration in accordance with the substantive law for the time being in force in India. उनको कुछ भी नहीं सोचना है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को, उनको जो भी इंडिया के जो लॉज हैं उनको फॉलो करना है। इंडिया के जो लॉज हैं उनको फॉलो करना है। ये कब एप्लीकेबल है, जब आर्बिट्रेशन कहाँ पे हो रही है, इन इंडिया हो रही है, इन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। The arbitral tribunal shall decide the disputes in accordance with the rules of law designated by the parties as applicable to the substance of the dispute. यहाँ पे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल होगी वो उन रूल्स को फॉलो करेगी जो पार्टीज इन द डिस्प्यूट ने डिसाइड किया है कि हम फलाना कंट्री के लॉ को फॉलो करेंगे। ओके, एनी डेजिग्नेशन बाय द पार्टीज ऑफ द लॉ और लीगल सिस्टम ऑफ द गिवन कंट्री शैल बी construed unless otherwise expressed as directly referring to the substantive law of that country and not to its conflict of law rules. मतलब कि जैसे वो है उसको अप्लाई कर देगी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। फेलिंग एनी डेजिग्नेशन ऑफ द लॉ अंडर क्लॉज ए बाय द पार्टीज, द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल अप्लाई द रूल्स ऑफ लॉ इट कंसीडर्ड टू बी अप्रोप्रिएट गिवन ऑल द सर्कमस्टेंसेस सराउंडिंग द डिस्प्यूट। अगर पार्टीज नहीं बता पाती है कि हमें कहाँ के रूल्स या लॉज फॉलो करने हैं, उस केस में जो सर्कमस्टेंसेस हैं आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल उस चीज़ को हाँ कर देगा, मतलब वो वाले रूल्स एप्लीकेबल हो जाएंगे। सब क्लॉज 2 बोलता है अगर पार्टी ने जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है उसको अलाउ कर दिया है कि इक्विटी कंसाइज को यूज़ करना है, वो डिसीजन दे तो वो दे सकती है। सब क्लॉज 3 जब भी वो कोई भी आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स चल रही है तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल उसमें जो भी रूल्स बनी हैं, जिस भी ट्रेड से रिलेटेड डिसीजंस देने जाएगी, जो भी उसके अंदर रूल्स फॉलो होते हैं उन सबको ध्यान में रखेगा वो। सेक्शन 30 सेटलमेंट की बात करता है। सब क्लॉज 1 कहता है इसका आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इनकरेज करता है डिस्प्यूट्स खत्म होने में जल्दी बाय द वे ऑफ मीडिएशन, कंसिलिएशन या कोई और ऐसा प्रोसेस जिसमें कम टाइम हो, कम टाइम लगे, ताकि आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स जल्दी से जल्दी हो सके। सब क्लॉज 2 जब इस तरीके की कोई सेटलमेंट हो जाएगी तब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टर्मिनेट हो जाएगी। 3 जैसे सेक्शन 1 के तरह ही वो पूरा बनेगा, आर्बिट्रल अवार्ड उसे मिलेगा। सब क्लॉज 4 इसका भी इफेक्ट वही होगा जैसे कोई और आर्बिट्रल अवार्ड का होता है। जो पूरा आर्बिट्रल अवार्ड चलने के बाद जो अवार्ड मिलता है, सेम इफेक्ट यहाँ पे भी मिलेगा अगर बीच में भी सेटलमेंट हो जाता है तो। सेक्शन 31 बात करता है फॉर्म्स एंड कंटेंट्स ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड्स। क्या क्या कंटेंट्स होंगे आर्बिट्रल अवार्ड्स के अंदर। पहला सब क्लॉज कहता है बेसिक चीज़ ये है आर्बिट्रल अवार्ड होगा वो हमेशा राइटिंग के अंदर होगा और जितने भी आर्बिट्रेटर्स होंगे उस आर्बिट्रेटर अवार्ड को साइन करेंगे वो। सब क्लॉज 2 जब ये सब सेक्शन 1 के हिसाब से लिखी जाएगी अवार्ड और उसके ऊपर आर्बिट्रेटर्स के साइन होंगे, अगर मेजॉरिटी ऑफ आर्बिट्रेटर्स साइन करते हैं और जो साइन नहीं करते हैं उसके लिए रीजंस दी जाएगी, तब उसको वैलिड आर्बिट्रल अवार्ड माना जाएगा। सब क्लॉज 3 और जब आर्बिट्रल अवार्ड दिया जाएगा जो ट्रिब्यूनल होगी वो उसके अंदर रीजंस बताएगी कि क्यों ऐसा आर्बिट्रल अवार्ड दे रहे हैं, क्यों ये डिसीजन दे रहे हैं। यहाँ पे 2 चीज़ें बताई गई हैं कि कब उसको रीज़न बताना ज़रूरी नहीं होगा। पहला, वो आर्बिट्रल अवार्ड सेक्शन 30 के हिसाब से होगा, मतलब सेटलमेंट, तो इन 2 केसेस के अंदर उनको रीज़न देना ज़रूरी नहीं है। जो पहला सब क्लॉज है वो कहता है कि कोई भी ऐसा रीजंस देना ज़रूरी नहीं है, और दूसरा कि सेक्शन 30 की सारी चीज़ों को फॉलो अप कर लेंगे, जैसे सेटलमेंट कर लेंगे, तो यहाँ पे रीजंस पूछने की ज़रूरत नहीं है। सब क्लॉज 4 आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को डेट बतानी होगी कि किस दिन आर्बिट्रल अवार्ड दी जाएगी। सब क्लॉज 5
जो भी पार्टीज उसके अंदर हैं, रिस्पोंडेंट और क्लेमेंट, दोनों को आफ्टर अवार्ड एक एक कॉपी सप्लाई कर दी जाएगी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के द्वारा। सब क्लॉज 6, आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स के दौरान कहीं पे भी आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल है वो इंटरिम अवार्ड इशू कर सकती है। सब सेक्शन 7 कहता है जहाँ पे भी पेमेंट ऑफ मनी से रिलेटेड है आर्बिट्रल अवार्ड, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल उसके अंदर वो बताएगा कि क्या क्या पे करना है। सब क्लॉज 8 में बताया गया है कि आर्बिट्रेशन का जो कॉस्ट होगा वो क्या होगा, ये फिक्स करेगा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, जो कि दोस्तों दिया गया है सेक्शन 31 के सब क्लॉज ए में। सेक्शन 32 बात करता है टर्मिनेशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स। फाइनल अवार्ड दे दिया गया है तब टर्मिनेट होगी, या तो सब सेक्शन 2 है 32 का, उसके हिसाब से टर्मिनेट हो जाएगी। सेक्शन 2 में बताया गया है कि किस तरीके से टर्मिनेट होगी प्रोसीडिंग्स। तो पहला है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ऑर्डर करेगी कि इसे टर्मिनेट कर दिया जाए, जहाँ पे क्लेमेंट ही अपने क्लेम को विदड्रॉ करता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो जैसे है वैसे ही रहने दो, मैं अपनी बात को विदड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल रिस्पोंडेंट से भी पूछेगा कि ये बंदा विदड्रॉ कर रहा है क्लेमेंट, आप क्या चाहते हो, यहाँ पे वो सवाल करेगा। तब फाइनल सेटलमेंट होगा, तब ये मैटर मतलब ख़त्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। दूसरा है कि दोनों पार्टी मतलब एग्री करके टर्मिनेट करेंगी। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को लगता है कि मेरा सर्वाइव करना या मेरा रहना यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है, मैं इस प्रोसीडिंग्स को चला ही नहीं पाऊँगा। सेक्शन 33 करेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अवार्ड एंड एडिशनल अवार्ड। अगर पार्टीज़ को लगता है या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को लगता है कि कोई करेक्शन करने की ज़रूरत है जो अवार्ड मैंने दिया है, या कोई चीज़ उसमें लिखी हुई है उसको इंटरप्रेट करने की ज़रूरत है, तो उसकी करेक्शन हो सकती है सेक्शन 33 के अंदर। आर्बिट्रल अवार्ड रिसीव हुआ उसके 30 डेज़ के अंदर ही आपको अप्लाई करना है फॉर द करेक्शन। एक पार्टी दूसरे पार्टी को नोटिस देगी कि वो रिक्वेस्ट कर सकती है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल से कुछ एरर्स है उसको ठीक कर लिया जाए। अगर कोई बात आर्बिट्रेशन अवार्ड के अंदर समझ में नहीं आ रही है तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल से बात को समझ नहीं आई जो भी चीज़, उसके इंटरप्रिटेशन के लिए बोल सकती है कि इस बात को इंटरप्रेट कर दिया जाए। सब क्लॉज 2, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल उसको ठीक लगता है कि हाँ वो कुछ मेरे से एरर हो गया है, करेक्शन करने की ज़रूरत है, जिस दिन एक्सेप्ट करता है उसके विदिन 30 डेज़ के अंदर उसको आर्बिट्रल अवार्ड देना पड़ता है। सब सेक्शन 3, वो अपने इनिशिएटिव के ऊपर जो भी ट्रिब्यूनल है वो ये चीज़ कर सकता है विदिन 30 डेज़ जब उसने आर्बिट्रल अवार्ड को दिया था। 4, दोनों में से जो पार्टीज़ है वो एक दूसरे को नोटिस देकर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल से नोटिस कर सकता है कि इसमें चेंजेस लाए। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल से रिक्वेस्ट कर सकती है कि एडिशनल अवार्ड दिया जाए, जो कि हमने इसके अंदर रिक्वेस्ट भी की थी, जो हमारे एग्रीमेंट में भी था, जो आपने अवार्ड में बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया है, आप उसको वापस से ठीक करके रखो। सब क्लॉज 5, आर्बिट्रल अवार्ड को 60 डेज़ के अंदर एडिशनल अवार्ड देना है, यहाँ पे 60 डेज़ में देना है दोस्तों। सब क्लॉज 6 बात करता है एडिशनल अवार्ड देना है या इंटरप्रिटेशन करनी है, उसको टाइम पीरियड को एक्सटेंड किया जा सकता है। सेक्शन 34 एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड आर्बिट्रल अवार्ड, जो आर्बिट्रल अवार्ड दिया गया है इसको हटाया जाए, इसको फॉलो ना किया जाए, उसकी एप्लीकेशन सेक्शन 34 में लगती है। सब क्लॉज 1, अगर आपको सेट असाइड की एप्लीकेशन लगाती है तो आपको सब सेक्शन 2 या 3 के हिसाब से लगाना पड़ेगा इस सेक्शन के। आप कोर्ट के अंदर लगाओगे सेट असाइड का एप्लीकेशन। कोर्ट की ड्यूटी नहीं है कि अगर आपने एप्लीकेशन लगाई तो वो सेट असाइड कर ही देगा, कोर्ट देखेगा, कोर्ट को लगेगा कि वो ग्राउंड सही है तभी कोर्ट कर सकता है। पहला, पार्टी किसी इनकैपेसिटी में थी, नॉट वैलिड एग्रीमेंट, नॉट गिवन प्रॉपर नोटिस टू द पार्टीज, और इट डील्स विद डिस्प्यूट्स। जिस टर्म्स के ऊपर ये आर्बिट्रेशन हुआ था और जिस चीज़ के लिए आर्बिट्रेशन कर रहे हैं वो टर्म्स के अंदर आर्बिट्रेशन इंक्लूड था ही नहीं। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल वॉज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज। ये जितने भी ग्राउंड्स हैं इनके अलावा कोर्ट को मिलता है जिस भी चीज़ के लिए डिस्प्यूट हुआ था कि वो चीज़ ऐसी नहीं है जिसके ऊपर आप आर्बिट्रेशन के थ्रू सेटलमेंट करो। सब क्लॉज 3, 3 महीने बाद आपको मिल गया अवार्ड, आप उसके 3 महीने के बाद अगर आप जाके ये एप्लीकेशन लगाओगे तो वो वैलिड नहीं रहेगा। जिस दिन आपको अवार्ड रिसीव हुआ है उसके विदिन 3 मंथ्स आप एप्लीकेशन लगा सकते हो। सेक्शन 33 के अंदर कोई अल्टरेशन या करेक्शन के लिए अगर लगा हुआ है एप्लीकेशन तो यहाँ पे एक्सटेंड हो सकता है टाइम। सब क्लॉज 4, अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को कोई करेक्शन अगर करना है जिसकी वजह से सब कुछ सही हो जाए, सेट असाइड करने का मौका ना मिले, तो वो भी हो सकता है। सब क्लॉज 5 कहता है इसके अंदर आप जब एप्लीकेशन लगा रहे हो दूसरी पार्टी को भी एप्लीकेशन भेजना होगा पहले। सब क्लॉज 6, आपको उसके साथ एफिडेविट भी लगाना होगा कि उसने जो सारी कंडीशंस हैं वो पूरी कर रखी हैं।
पार्ट 2 की बात अगर की जाए तो ये बात करता है फॉरेन अवार्ड्स के बारे में, इन्फोर्सिएबल फॉरेन अवार्ड्स, जो कि है न्यूयॉर्क कन्वेंशन और जेनेवा कन्वेंशन। तो फॉरेन अवार्ड्स इज इक्वल्स टू डिक्री ऑफ द कोर्ट होता है। तो सेक्शन 49 में दिया गया है न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड्स के बारे में, सेक्शन 58 में दिया गया है जेनेवा कन्वेंशन अवार्ड्स। अपीलेबल अवार्ड्स क्या होता है? मतलब ट्रिब्यूनल एक्टेड आउट ऑफ इट्स जुरिस्डिक्शन, जब कोई ट्रिब्यूनल अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर काम करता है या तो कोई सीरियस इरेगुलरिटीज़ हो जाती है प्रोसेस में, तभी वो अपील करते हैं अवार्ड्स का। अभी जो अपीलेबल अवार्ड्स उसकी ग्राउंड्स दी गई हैं सेक्शन 37, 50 एंड 59 में। पार्ट 3 जो बात करता है कंसिलिएशन के बारे में, सेक्शन 62 से शुरू करेंगे दोस्तों। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही बताऊंगी आपको, कमेंसमेंट ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स की शुरू कब होता है, कमेंस कब होता है कंसिलिएशन का प्रोसीडिंग्स। तो पहली चीज़, इसमें इनविटेशन होती है पार्टीज़ के द्वारा। जैसे कि हम आर्बिट्रेटर सजेस्ट करते हैं, वैसे यहाँ पे कंसिलिएटर भी सजेस्ट किया जाता है कोर्ट के द्वारा। और इसमें बहुत सारे ऐसे एक्ट्स होते हैं जो कि ये कवर अप करते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, फैमिली कोर्ट, लीगल सर्विस अथॉरिटी। सेक्शन 63 बात करते हैं कितने कंसिलिएटर्स होने चाहिए। एक कंसिलिएटर हो जाना चाहिए या नहीं तो उससे ज़्यादा भी हो सकता है। सेक्शन 66 बात करता है कंसिलिएटर्स आर नॉट बाउंड बाई, दे आर नॉट बाउंड बाई CPC एंड एविडेंस एक्ट, जो कि हमने पहले भी पढ़ा है। सेक्शन 67 बात करता है कंसिलिएटर का रोल क्या है। रोल ये है कि उन्हें बिल्कुल इंडिपेंडेंट प्ले करना है, इम्पार्शियल मैनर में बिल्कुल रहना है, पार्शियल नहीं होना है किसी भी पार्टी के द्वारा, और फेयर प्ले करना है। अब इसका प्रोसीजरल लॉ दिया गया है फ्रॉम सेक्शन 68, 69, 70, 71 एंड 72। तो 68 बात करता है कंसिलिएटर में अरेंज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसीडिंग्स विद इन द कॉन्सेंट ऑफ द पार्टीज। सेक्शन 69 बात करता है कॉन्सिलिएटर में मीट इंडिविजुअल और सेपरेटली, मतलब कॉन्सिलिएटर इंडिविजुअली या सेपरेटली मीट कर सकता है पार्टी से, या तो पार्टीज़ का चॉइस जानकर वहाँ पे बुला सकता है। सेक्शन 70 बात करता है डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब यहाँ पे कॉन्सिलिएटर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहेगा, मतलब वो किसी की बात किसी भी पार्टीज़ को नहीं बताएगा। दो पार्टीज़ है मान लीजिए A और B, तो A की बात B को नहीं बताएगा और B की बात C को नहीं बताएगा, जो भी पर्सनल बातें होती हैं। सेक्शन 71 बात करता है कोऑपरेशन ऑफ पार्टीज़, दोनों पार्टी को बिल्कुल कोऑपरेट करना पड़ेगा कॉन्सिलिएटर के साथ, इन अ गुड फेथ, यकीन करना पड़ेगा। यकीन बहुत बड़ी चीज़ होती है दोस्तों। सेक्शन 73 बात करता है सेटलमेंट एग्रीमेंट के बारे में। सेटलमेंट पार्टीज़ जो है वो रीच हो जाती हैं सेटलमेंट में। डॉक्यूमेंट कंसिलिएटर देता है, दोनों पार्टीज़ को साइन करना बनता है वहाँ पे, और वो पार्टीज़ जो है कंसिलिएटर दोनों पार्टीज़ को दे देगा कॉपीज़। सेक्शन 76 बात करता है टर्मिनेशन ऑफ कंसिलिएटर, कैसे कंसिलिएटर को टर्मिनेट कर दिया जाए, हटा दिया जाए। अगर दो पार्टीज़ ने साइन कर दिया कि हमें ये कंसिलिएटर नहीं रखना है तो हटा दिया जाएगा। टर्मिनेटेड बाई, दूसरा है कि अगर कंसिलिएटर खुद से खुद को हटा दे या टर्मिनेट हो जाता है वो अगर दोनों पार्टी के द्वारा, या कोई एक पार्टी उसे टर्मिनेट कर देता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आई हो, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यूज़ है मैंने वो समझाने की कोशिश की। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।